संजय सॉय साहब, कैसे आप देखेंगे? कुछ दिनों पहले वहां की एक बहुत सीनियर लॉयर हैं तुहीन अफरोज, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बयां की ये सारी सच्चाई और फिर यह भी कहा कि मुझे भी कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और आज मेहर अफरोज के साथ वही हुआ है। उन्होंने आलोचना की, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया, राजद्रोह का केस उनके ऊपर ठोक दिया गया। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ पर जो हालात है वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो डिक्टेटरशिप एक चरम सीमा पर है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और जो भी कोई चाहे बोलना, थोड़ा सा दो शब्द बोले उठा के जेल में डाल दो। दूसरी बात यह कि जो अवामी लीग के लोग इस समय में बहुत खौफ में हैं और एक एक करके उनके घर को ढूंढ ढूंढ के जलाया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है। और जबकि अभी देखिए परसों एक जो उनके देश के राष्ट्रपिता थे उनके घर को जलाया गया, कल ये एक्ट्रेस को पकड़ा गया। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस का जो हिसाब किताब चल रहा है, ये बिल्कुल सुशील जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि भीड़ वाला हिसाब है, मोबोक्रेसी चल रही है वहाँ पर, डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है। सेना और ये शांत बैठे हुए और वो स्टेटमेंट सरकार का आता है। अफसोस की बात ये कि खाली खेद व्यक्त कर देते हैं, बाद में ये भी कह देते हैं कि इसमें गलती शेख हसीना की है कि उन्होंने उस तरह की बयानबाजी करे, या जिसको पकड़ा उसकी गलती है क्योंकि उसने इस तरह का बयान दिया। यानी कि बजाय अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के, बजाय पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के, वो उसी तरफ बयान कर देते हैं कि अवामी लीग से लिंक्ड है, यही उनकी गलती है, यही कारण से आज ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है सोई साहब की बांग्लादेश को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। शरदेंदु सर, एक एक्टर क्या देश के खिलाफ बातें करेगा या फिर साजिश रचेगा? बांग्लादेश के एक्टर जो वहीं पर कमाती हैं, वहीं उनको पब्लिसिटी मिली है, वहीं के लिए मशहूर है, और ऐसे में निशाना क्यों बनाया गया? ये तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान ऐसा करता है 2 दशकों से, जो उसके खिलाफ बोलेगा, अपने लोग खिलाफ बोलेंगे, उनको जेल में डाल देगा। यही हुआ मेहर अफरोज के साथ भी, या फिर इससे पहले जो इस्कॉन का पूरा प्रकरण हुआ था उसमें भी। देखिए निधि जी, मेरा मानना है कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए पीपल रिपब्लिक से कन्वर्ट होके इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है और कट्टरपंथी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। इस तरीके से एक्ट्रेस को अरेस्ट करना, उस पर देशद्रोह चलाना दिखाता है आपकी फंडामेंटलिस्ट अप्रोच। मेरा मानना है कि बांग्लादेश आज की डेट में बिल्कुल एक टेररिस्ट स्टेट की संज्ञा मिलनी चाहिए उसको, और जो टॉलरेंस होता है किसी कंट्री का अपने नागरिकों के प्रति, वो जीरो होता चला जा रहा हो। और जिस तरीके से देखिए 32 धान मंडी में कल हमले हुए, जिस तरीके से बुलडोजर ने गिराया, आगजनी की घटना हुई और इस एक्ट्रेस का भी घर जलाया गया, दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं ना कहीं कनाइवेंस है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के साथ मिल जाती हैं तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है। उससे देश में अराजकता फैलती है और जो फंडामेंटलिस्ट है वो अपने मनमाना काम करते हैं। एक तरीके से वहां पे फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, ह्यूमन राइट्स का टोटल वायलेशन है और एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया। ये वजह यह है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को लग गया है कि ये उनकी सत्ता अब जाने वाली है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने सारी एड विड्रॉ कर रखी है, ट्रेड शून्य होता जा रहा, आर्थिक बदहाली की तरफ पहुंच रहा है और जनमानस के जो राइट्स हैं उसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया। तो किसी भी देश के लिए एक भयावह स्थिति है। मेरा मानना है कि अब मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फंडामेंटलिस्ट के गिरफ्त में है। एक नोबेल लॉरिएट को इसलिए बांग्लादेश लाया था स्टूडेंट ने कि वो एक नई सोच के साथ शायद इलेक्शन करा के जनमाफिक जनता के हिसाब से वहां का प्रतिनिधित्व को इंश्योर करेंगे और वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो सबको एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। इलेक्शन की डेट 6 महीने हो गए, आपने अनाउंस नहीं की। लॉ एंड ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा हो गया, आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अपने आप को बहुत ही थ्रेटेंड महसूस कर रहा है। अब तो ये चीजें बढ़ के आम नागरिकों पे आ गई हैं। पहले अवामी लीग इसका विरोध किया करती थी और उनके नेताओं को मार्जिनलाइज किया गया। आज की डेट पे बीएनपी भी उनके एक्शन से खुश नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से जमाते इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग पूरी तरीके से बांग्लादेश में काबिज हो रखा है। बिल्कुल सही बात कही आपने शरदेंदु साहब, बिल्कुल सही बात कही और हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। और मनीष, मुझे तो महाभारत का प्रसंग याद आता है, युधिष्ठिर यक्ष का प्रसंग, जिसमें यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि किसी राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है, तो फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं अराजकता। आज वही अराजकता का दौर बांग्लादेश पर हावी होता हुआ हम देख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सत्ता का संरक्षण नहीं है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? देखिए, सत्ता का तो संरक्षण है ही, लेकिन बात यह है कि सत्ता पर बैठे जो लोग हैं दरअसल उसे पहले कहीं और का संरक्षण हासिल हुआ था। अब मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि बाइडेन जा चुके हैं,
ट्रंप की उनमें कोई दिलचस्पी है नहीं। यूएसएड का फंड आना बंद हो चुका है। 20 से 25 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को जब कोई फंड नहीं मिलेगा तो और अधिक वहां पर अशांति अराजकता फैलेगी। और ऐसे में सत्ता में बनाए रखने का एकमात्र उपाय है कि कट्टरपंथियों को सड़क पर आप रूल करने दीजिए, ताकि 16 से 18 करोड़ जो बांग्लादेश की आबादी है वो डर कर कुछ ना कहे, और फिर पूरी दुनिया को जाए मैसेज कि इस वक्त बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस के अब सत्ता में बैठे रहने के दिन गिनती के बचे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिका में। आजकल में एक अहम मीटिंग हो रही है बांग्लादेश के राजनेताओं के साथ ट्रंप प्रशासन की। इसके अलावा 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। यूनुस को लगता है कि मार्च तक उनकी गद्दी जा सकती है, इसलिए वो और अधिक आप कहें तो तानाशाह बनते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि हर व्यक्ति का एक पाप का घड़ा फूटता है। अब उसी क्रम में यूनुस के साथ भी होने जा रहा है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। और जैसा कि बता रहे थे कि ये जो संरक्षण है वो सत्ता की तरफ से ही है,